नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। बताइए, ऑडियो विजुअल क्लियर है या नहीं? ये क्या आ गया स्क्रीन पे? हाँ, अब ठीक है। चलिए, तो बताइए आप सब कैसे हैं और पढ़ाई कैसी चल रही है। अपने इस सेशन को शुरू करते हैं जिसका नाम है गजब चालीसा। ठीक है, भूगोल वाली क्लास पढ़ी थी और बहुत सारा आप लोगों के दिमागी मंथन हुआ था और आज इतिहास के वो सवाल देखेंगे और नेक्स्ट सेशन एक कला संस्कृति का भी गजब चालीसा का लाऊंगा। लेकिन उससे पहले बता दूं कि कल नहीं और परसों एक सेशन लगाएंगे सेकंड ग्रेड वाले विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए एक सेशन लगाएंगे ऑब्जेक्टिव का परसों। तो परसों जो है आपको दोपहर 12 बजे सेकंड ग्रेड की क्लास मिलेगी। लेकिन सेकंड ग्रेड की क्लास है तो बाकियों की भी काम आएगी, क्योंकि जो राजस्थान जीके के सवाल है वो बाकी के भी आएंगे। और सेकंड ग्रेड की क्लासें अब वीडियो एग्जाम वालों के भी काम आने वाली है, क्योंकि यदि उसमें इंडिया वर्ल्ड के सवाल आते हैं तो वीडियो एग्जाम वालों के लिए भी काम आएंगे। तो बढ़िया है। देखो, प्रैक्टिस तो आप लोगों को अपने लेवल पे ही करनी पड़ती है, क्योंकि वहां पे आप ज्यादा सवाल देख पाते हो। हम यहाँ 40 करवा सकते हैं, इतने समय में आप 200 सवाल हल कर पाते हो। लेकिन एक माहौल मिलता है, समझने का तरीका मिलता है कि हाँ सवाल को हल कैसे करना है, इसलिए ये सेशन भी जरूरी होते हैं। ठीक है, चलिए तो बढ़िया है, पढ़ते हैं। और पहला सवाल आप लोगों के लिए समय को व्यर्थ किए बिना, बाकी जो है आप लोगों के सारी शंकाओं के जवाब टेलीग्राम पे दे दिए जाते हैं। बाकी यूं है कि टाबरा के मन में शंका कभी मिटे ही कौन। हर व्यक्ति के मन में कोई ना कोई सवाल चलता ही है कि हाँ लाइव में जुड़ के तो हम गोली दाग ही देंगे। ठीक है, हाँ कॉपी पेस्ट वाले बंद कर दो भाई, कॉपी पेस्ट बिल्कुल बंद। कॉपी पेस्ट दिखते ही क्या, हाँ आप लोगों को लगा ना कि हमने हमारा कमेंट कॉपी किया और हम बार बार पेस्ट कर रहे हैं, समझ लो आप कमेंट करने से वंचित होने वाले हो। ठीक है, इसलिए कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं करें और सीधा का सीधा ध्यान का देना है क्लास पे। पहली जो आपके सवाल है वो आपकी स्क्रीन पर मैं ला रहा हूं। चलिए, ये रहा। बताइए, 1437 ईस्वी में मालवा के शासक महमूद खिलजी और राणा कुंभा के बीच कौन सा युद्ध हुआ है? चंपानेर का युद्ध, सारंगपुर का, भूताला का, या गुजरात का युद्ध? बताइए, आप लोगों के सामने सवाल ये रहा। बताओ, देखें उत्तर फटाफट से। मैं एक बार आवाज चेक कर लेता हूं सही आ रही है या नहीं। आप उत्तर बताइए इसका जल्दी फटाफट। चलो भाई उत्तर बताओ जल्दी फटाफट से। हाँ बताइए। देखो, सारंगपुर का युद्ध है, यानी कि सारंगपुर के युद्ध के बाद में आप लोगों को पता है तो किस इमारत का निर्माण किया गया था? तो विजय स्तंभ का निर्माण हुआ था। ये सारंगपुर का युद्ध है, इसका उत्तर क्या है? सारंगपुर का युद्ध 1437 के अंदर जो है आप लोगों के मालवा के शासक से कौन सा लड़ा है? सारंगपुर का। भूताला का युद्ध भी इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है, जो जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के बीच लड़ा गया था। 1227 की बात है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सुमेलित कीजिए। यहाँ पे साके सुमेलित करने हैं, यानी कि 3 तो दे रखे हैं, चित्तौड़ के साके और एक रणथंभौर के। दिमाग में इस चीज को स्पष्ट रखना कि हाँ चतुर्थ श्रेणी में कैसे सवाल आते हैं, ऐसे ही आते हैं। मतलब कई बच्चे ये सोचकर आते हैं, क्योंकि वो एक्चुअल में तैयारी कर रहे होते हैं फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड या ये, और चतुर्थ श्रेणी साथ में देना चाहते हैं ताकि एक स्टेबिलिटी मिल जाए और क्या हम सेट हो जाए। लेकिन उनके दिमाग में मतलब वही चीज रहती है, क्योंकि स्कूल व्याख्या तक भी पढ़ रहे होते हैं ये भी, तो प्रश्न कठिन आने चाहिए। कठिन नहीं आएंगे भैया, फोर्थ ग्रेड के अंदर फोर्थ ग्रेड के ही सवाल आएंगे। आप चाहे कितने ही मतलब इधर उधर की पता नहीं कौन आपको पट्टी पढ़ा दे और बताए कि नहीं ऐसे नहीं वो आएगा ये आएगा, तो देखो परीक्षा का जो लेवल है, हम तो इतने मतलब अनुभव ले चुके, परीक्षा का जो लेवल है वो तो वही रहना है। आप लोगों को फोर्थ ग्रेड की मतलब परीक्षा दिला के कोई भी जो है अधिकारी नहीं बढ़ाने वाला है, ये शाश्वत सत्य बातें हैं, तो समझ जाया करो। देखो ये ऐसे सवाल आते हैं आप लोगों के, और ऐसे सवाल जो गलत करके आते हैं वो सीधा बाहर है, और ओवर कॉन्फिडेंस वाले ही गलत करते हैं। इस चीज को बाहर निकाल देना। बार बार बताता हूं, उसके बाद में जैसे पशु परिचर वाले विद्यार्थी पछताते, बहुत बताया था मैंने, लेकिन ध्यान नहीं देते, फिर बाद में क्या गुरुजी यूं हुआ। देखो चित्तौड़ का प्रथम साका कब हुआ था? सबसे पहले देखो कौन सा हुआ था? 1301 में कौन सा हुआ था? रणथंभौर का। 1301 में कौन सा था? रणथंभौर। फिर चित्तौड़ का प्रथम साका कब था? 1303 के अंदर। चित्तौड़ का दूसरा साका 1534। चित्तौड़ का तीसरा साका 1567 के अंदर। तो बस मिलाइए आप इसको।
देखो ए का क्या हो रहा है, ए का हो रहा है चौथा, तो ए का यहाँ पे 2 जगह दे रखा है। फिर दूसरा शाखा जो है बी का उत्तर क्या हो रहा है अपने पहला, तो बी का उत्तर पहला, और ये 2 और 3, ठीक है, इसका 2 और ये 3, ये सही है। तो उत्तर कौन सा सही आ रहा है आप लोगों के, बी सही आ रहा है। कौन सा आ रहा है, बी सही आ रहा है, ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, निम्न में से किसे अकबर ने 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर अधिकार करने के लिए भेजा। ये प्रश्न और भी तरीके से आता है, ये और भी तरीके से आता है। कैसे आता है, देखो ये प्रश्न ऐसे आता है कि यहां पे कुंभलगढ़ के ऊपर जो है, कुंभलगढ़ पर सिर्फ एक बार अधिकार हुआ है। कुंभलगढ़ इतिहास में सिर्फ एक बार जीता गया, इतिहास में सिर्फ एक बार ही जीता गया, और इस पर लगातार, इसके लिए लगातार 3 बार आक्रमण किए गए थे। और वो 3 बार कैसे कब किए थे, ये 1578 लिखा हुआ ना, 1577 में किया है, 1578 में किया है, और 1579 के अंदर भी किया है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 1578 में एक बार जीता गया है। और आक्रमण करने वाला था शाहबाज खां, जिसके जिसके सही हुआ है, बिल्कुल व्यवस्थित तैयारी चल रही है, न तो ज्यादा ओवर भाई, न तो ओवर स्पीडिंग करनी, एक्सीडेंट क्यों हो सके कि ओवर स्पीडिंग है तो भी हुई, और थे 6 लेन माते जा रही है और स्पीड धीरे हो तो भी हुई, यानी कि व्यवस्थित स्पीड मेंटेन कर चालनो पड़ी, जने सिलेक्शन हुई। तो 77, 78, 79 जो है इस समय आक्रमण हुए हैं, ये ध्यान रखना है। विशाल राजपूत में कई कियो बेटा बार के, कॉपी पेस्ट नहीं करना है क्या, हमारा कमेंट सर को दिख जाए इसलिए हम कॉपी पेस्ट करें, लेकिन ध्यान रखना कि हमारी टीम के मेंबर भी गिद्ध की तरह नजर गड़ा कर बैठे, और कॉपी पेस्ट दिख गया तो 90 दिन की रणनीति आपके यही हाथों हाथ साइन हो जाएगी और बिल फट जाएगा। दिग्वेश राठियों भी घना सिग्नेचर करने वाला बैठा है टीम में, हाथों हाथ तेरे नाम रो बिल फाड़ दी, ब्लॉक कर दी, बिंगे बाद में 90 दिन की रणनीति। अरे जो भी मिलना है अपने आप मिलेगा। ये 3 सवाल दे दिए, ये 3 सवाल पे ध्यान देना। गुरुजी 90 दिन की रणनीति बताओ। रणनीति यहां है कि किताब ले, बस्ते में गाल, घर भेज, मौज कर, राज कर, आई रणनीति उगो सिलेक्शन। मैं आज भी लिख कर दे सकता हूं, जितने कॉपी पेस्ट वाले हैं उनका सिलेक्शन नहीं होगा। उगो 90 दिन की रणनीति सिलेक्शन सबसे पहला ही नियम है 90 दिन की रणनीति में, कि मैं आज के बाद किसी भी चैनल पर कॉपी पेस्ट नहीं करूंगा, किसी भी सर को जो है भड़काने का काम नहीं करूंगा। कॉपी पेस्ट में माशा भड़क दिया करे, फिर बाद में मेरा सिलेक्शन हो गया कैंसिल। कहीं अपनी कॉपी पर लिख देना कि मेरे अंदर कॉपी पेस्ट की बहुत बुरी आदत थी और सर ने कह दिया मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, और नहीं होगा। बस यदि कॉपी पेस्ट करने की आदत नहीं छुट्टी, मजा ले तो सिलेक्शन हो जाए, नहीं होगा किसी कंडीशन में। हाँ, कब हो सकता है, जब आपका ध्यान केंद्रित होगा। केंद्रित होगा तो कॉपी पेस्ट के जैसी चीजें दिमाग में आती नहीं। भले 90 दिन की बनाओ रणनीति, भले 9 दिन की बनाओ, भले 1 साल की बनाओ, जब तक आप लोगों की आदतें नहीं सुधरेगी, सिलेक्शन का नामो निशान नहीं है। कंपटीशन बहुत तगड़ा है, यहां नहीं है कि सोचा और सिलेक्शन हो गया। आगे बात समझ मिल गई रणनीति, ले पढ़ो। राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहां हुआ है। अब ये सवाल जो है बहुत व्यवस्थित तरीके से आप सोचो तो भी जो है कर सकते हो, क्योंकि महीनों का क्रम ही तो ध्यान रखना है, और उसके बाद में आप लोगों को सीधा उत्तर मिल जाएगा। अब देखो अपने यहाँ पे 1857 की क्रांति में आप लोगों को एकदम बहुत सिंपल साधारण सवाल पूछा जाता है, वो है कि छावनियां कितनी थी। क्या कि छावनियां कितनी थी, बिल्कुल साधारण है, सबको पता होना चाहिए। 6 है, ए नन्नी ब्याह देखने चली, यहां ध्यान रखना। और सबसे पहले आक्रमण यदि याद करना है कि सबसे पहले विद्रोह कहां होगा, तो देखो जहां पे शस्त्रागार होगा वहां विद्रोह पहले होगा। अजमेर था शस्त्रागार, और उसके पास में छावनी कौन सी थी, नसीराबाद की। तो 28 मई 1857 नसीराबाद में हो जाता है विद्रोह। नसीराबाद की जो छावनी है वहां से 1857 की क्रांति का पहला विद्रोह हो जाता है। ठीक है, इतो की सवाल है। हाँ, ए नन्नी ब्याह देखने चली, ट्रिक याद है ना, तो बस इतो ध्यान रखना है अपन। चलिए, राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कौन थे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल देखो, एक सवाल कोटा से रिलेटेड मैंने 1857 की क्रांति में बताया भी था, और फिर से बता दूं कि यह पूछा जाता है कि राजस्थान का कौन सा स्थल है जो छावनी नहीं होते हुए भी 1857 की क्रांति का केंद्र रहा था। तो एक तो आहुआ और एक कोटा। और कोटा में बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से क्रांति मतलब हुई थी। यहां पे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजर बर्टन जो है यहाँ पे इसकी हत्या की गई थी, और राम सिंह जी को तो नजरबंद कर दिया था 6 महीने तक खुद के ही महल के अंदर।
ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे थे अपने सिर्फ ये कंफ्यूज करने वाला सवाल है, क्योंकि जो अति आतुर बच्चे होंगे जिनके अंदर धैर्य की कमी है वो ऑप्शन ध्यान से नहीं पढ़ते। ऑप्शन ध्यान से पढ़ने के लिए ऐसी क्लासें आती है, सीधा देखते हैं लाला हरदयाल मावत का वही है, ऐड में कोई पढ़ियो, ऐड और पढ़ियो में और ये उत्तर होने में बहुत फर्क है। यहाँ पे ये उत्तर नहीं है, ठीक है, ये है लाला जयदयाल और मेहराब खां, और इसीलिए ये प्रश्न आता है सामने और आप लोग गलत करके आते हैं, और ऐसे प्रश्न गलत करने पर अपन बाहर होते हैं। यही चीजें सीखनी है आप लोगों को। राजस्थानी लोकगीतों में किस युद्ध को गोरों और कालों यानी काले गोरे का युद्ध के नाम से जाना गया है? और बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो अपने यहाँ पे पाली के अंदर यदि देखें तो पाली के अंदर आता है आउवा। क्या आता है? आउवा। और आउवा के जो ठाकुर कुशाल सिंह जी थे उनसे रिलेटेड दो युद्ध हुए हैं। एक तो युद्ध का नाम क्या था? बिथोड़ा का युद्ध, ठीक है, और एक युद्ध का क्या नाम था? चेलावास का युद्ध। एक युद्ध का क्या नाम था? चेलावास का। और ये जो चेलावास का युद्ध है, अब देखो इसमें से एक हुआ है 8 सितंबर 1857, 8 सितंबर 1857, और एक हुआ है 10 दिन बाद 18 सितंबर 1857, 1857, ठीक है। और इसमें से ये जो चेलावास का युद्ध है यही जो है काला गोरा का युद्ध कहलाता है। काला गोरा का युद्ध, गोरा में मात्रा एक ही कर देना, ठीक है। काला गोरा, काला कौन? अपा, गोरा कौन? अंग्रेज। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। और यहाँ पे तो मतलब ठोका था इनको। आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह जी और क्रांतिकारियों ने बहुत जबरदस्त तरीके से इन दोनों युद्धों में उन्हें पराजित किया था, फिर होम्स आया था, ठीक है। ये है यहाँ की गणित। तो यहाँ पे बताओ कौन था? यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि बिथोड़ा का जो युद्ध है ना, यहाँ पे कैप्टन हीथकोट और ये थे, और ठाकुर कुशाल सिंह और मॉकमेसन के बीच में ये युद्ध हुआ था। कौन सा? ये अपने काले गोरे का युद्ध। कौन सा हुआ था? काले गोरे का। अभी भी जो है कई जने सी उत्तर दे रहे हैं। सी वाला जो है ना, ये 8 सितंबर 1857 को हुआ था, ये काले गोरे का युद्ध नहीं था। काले गोरे का युद्ध ये है, इसीलिए आप लोग गलत करते हो, ठीक है। सर 4th ग्रेड की कट ऑफ कितनी जा सकती है? बेटा मेरे को एडा लिंक नहीं है कि मैं बता दूं कि पेपर के केड़ो बनियो है, लेवल केड़ो है, बिंग हिसाब। और 4th ग्रेड का एग्जाम कभी पहले हुआ भी नहीं, तो पुरानी देख के ये देखो 4th ग्रेड एस्पिरेंट लिखा है, ये कॉपी पेस्ट कर रहे हैं भाई साहब, और एस्पिरेंट ही बनकर रह जाएंगे। मुझे दुख है इस बात का कि आप लोगों को इतना मतलब उपदेश देने के बाद मेरे अंदर कभी कभी फीलिंग आती है कि मैं साधु बन गया, उपदेश इतने देने लग गया, लेकिन आप लोगों के अभी तक जो है इसका असर ही नहीं हुआ। क्या कॉपी पेस्ट कौन करा रहे? डबजिया रे डबजिया एटो के मतलब खाओ थे जी को, मतलब के पेट्रोल पियो के मतलब लगातार चाल को ही करे कॉपी पेस्ट के, रुके कौन मशीन है? पेट्रोल भी कराते हो क्या? ले अगला प्रश्न, असुमेलित युग्म बताना है, मेवाड़ का नेतृत्व किया। देखो यहाँ पे जो है आप लोगों के सामने क्या है, उनसे रिलेटेड ये सवाल है, यानी असुमेलित युग्म छांटना है। मेवाड़ का नेतृत्व मेजर सावर्स, यानी कि मेवाड़ में जो अंग्रेजी सेना थी उनका नेतृत्व, ठीक है। कोटा का नेतृत्व मेजर बर्टन, अमरचंद भाटिया का संबंध जोधपुर, और टोंक के नवाब वजीरुद्दौला को बंदी बनाकर हमीरगढ़ किले में रखा गया। इन चारों में से जो सुमेलित युग्म नहीं है वो छांटना है। तो उसमें से जो है आप लोगों के अमरचंद भाटिया वाला है, क्योंकि अमरचंद भाटिया का संबंध कहां से था? या तो पूछे तो बीकानेर ध्यान रखना है, या पूछे तो ग्वालियर ध्यान रखना है, क्योंकि ग्वालियर के ये खजांची थे, और इन्हें क्या कहा जाता है? 1857 की क्रांति का भामाशाह, भामाशाह कहा जाता है, ठीक है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को इन्होंने आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, और ये देखो इनके साथ में आप लोगों को बढ़िया चीजें और भी मिलती है कि नवाब वजीरुद्दौला को बंदी बनाकर हमीरगढ़ किले में रखा गया था, इसे भी ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आंदोलन के दौरान 21 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया वे थे कौन? ठीक है, राजस्थान के व्यक्तित्व में से यह सवाल है, राजस्थान के जो राजनीतिक जन जागरूकता है उसमें से यह सवाल है। तो आप लोगों को बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा कि यहाँ पे 21 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया, उनमें से कौन सा जो है शामिल नहीं था? देखो कैसे ध्यान रखोगे, ध्यान रखने का तरीका है, ओके नया तरीका आया हो रहा है आज बोर्ड में, अपडेट हुआ है। तो इसमें ध्यान रखना है कि देखो बाकी के जो है ना एक ही जगह से गिरफ्तार हुए हैं, वो है आप लोग यदि ये ध्यान रखो उदयपुर मेवाड़ से जो है गिरफ्तार हुए हैं,
वो सारे इसी डेट पे हुए। और एक अलग है इनके अंदर, वो कौन है? चिरंजी लाल मिश्र। इनका संबंध कहां से था? जयपुर प्रजामंडल के पुनर्गठन से संबंधित इनका जिक्र है। याद आया? तो यहाँ पे देखो, माणिक्यलाल वर्मा ये हुए थे गिरफ्तार, बलवंत सिंह मेहता हुए थे और मोहनलाल सुखाड़िया होते। एबीडी है कि नहीं उत्तर? एबीडी विलियर्स, एबीडी कहते हैं, एबीडी विलियर्स। बैटिंग बहुत जबरदस्त करता था। ठीक है, हाँ, तो ये उत्तर है। ऐसे प्रश्न देखो बीच बीच में आप लोगों के बढ़िया यूनिक भी आते हैं कि हाँ वास्तव में सर ये नहीं पढ़ा हुआ था, ये ध्यान में नहीं आता है, वो ऐसी क्लासेज में आ जाता है। जून 1941 में अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया था? लगाओ तुक्का, क्योंकि 90% बच्चे जो लाइव जुड़े हुए हैं उनमें से 90% तुक्का लगाएंगे, 10% ने पढ़ा होगा, क्योंकि या तो आप लोगों ने 7300 पढ़ी है तो ध्यान दिया है, कई जनों के पास में पुस्तक है लेकिन पढ़ते नहीं ढंग से, और या फिर टेस्ट सीरीज में आप लोगों ने मिलाया है तो पता होगा। ठीक है, बताओ, तो तुक्का भी लगाना है तो लगाओ, देखा एक बार प्रयास करो, फिर मैं बताता हूं कि इसका उत्तर आपके क्या है। हाँ, अब देखो आने लगे, भांति भांति के उत्तर आने लगे जब पता चल गया क्या। हो गया बेड़ा पार। ध्यान रखना, इसमें व्यवस्थित कंटिन्यू पढ़ोगे तो ही आप लोगों के विद्या आएगी। इनका उत्तर है विद्यालंकार। ठीक है, क्या है? श्री सत्यदेव विद्यालंकार उत्तर है, लिख लेना यदि नहीं पढ़ा है तो। ठीक है, हाँ, ऐसे प्रश्न भी ध्यान में रखने हैं। चुन्नीलाल व अमृतलाल पायक का संबंध, चुन्नीलाल प्रभाकर थे और अमृतलाल पायक का संबंध किस प्रजामंडल से था? और प्रजामंडल में ज्यादातर जो है आप लोगों को क्या पूछा जाता है? व्यक्ति पूछे जाते हैं कि कहां से संबंधित थे। तो बताओ, चुन्नीलाल जी और अमृतलाल जी कहां से संबंधित थे? प्रतापगढ़ से संबंधित थे। कहां से संबंधित थे? प्रतापगढ़ से। बीकानेर से कौन थे? मगाराम वेद, चंदनमल बहेड़। ठीक है, ये सारे थे बीकानेर से। यदि आप देखो सिरोही के सबसे महत्वपूर्ण अपने कौन जाने जाते हैं? गोकुल भाई भट्ट, राजस्थान का गांधी जी ने कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से अखिल भारतीय देशी लोक राज्य परिषद का 7वां अधिवेशन, मुख्य कहां पे ध्यान केंद्रित करना है? 7वां अधिवेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1945-46 पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कहां आयोजित हुआ? अजमेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। ढंग से थोड़ा सा भी पढ़े हो ना तो इसका उत्तर दे दोगे, शाबाश, बिल्कुल सही है। उदयपुर के अंदर आयोजित हुआ है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का संबंध रहा था और प्रजामंडल से संबंधित रहा है। बहुत ही अच्छा और बार बार बनने वाला सवाल है। देखो नेक्स्ट, देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम प्रांतीय अधिवेशन का हुआ? आया एक, ये सरल के अंदर आता है। ये कैसा है? सरल प्रश्न है। ये फिर वापस जो है कम देखा हुआ प्रश्न है, तो उत्तर मुश्किल से निकल आता है। बताओ, देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम प्रांतीय अधिवेशन कहां हुआ था? ये बताना है अब आपको। एक हिंट दे दूं, यदि किसी ने पढ़ा हो, नहीं पढ़ा होगा मेरे हिसाब से, अमृतलाल सेठ ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। क्या ध्यान रखोगे? अमृतलाल सेठ ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और यदि और ध्यान रखना है तो ये 1928 में हुआ था। अब बताओ, देखिए ये तो हो गई इसकी व्याख्या। अब ये जो है आप लोगों को जो है ध्यान रखना है, अजमेर के अंदर हुआ है। कहां हुआ है? अजमेर। शाबाश, अजमेर जिन्होंने बताया है। क्यों तो नहीं है कि आजकल क्या है, ये एआई गूगल वगैरह बहुत फास्ट चलते हैं, बच्चों का दिमाग जो है इस तरफ ज्यादा क्या, हाँ फटाफट देख 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 देख, पटा के आ गया, दे दिया। वो मत करना, वो करोगे तो आप खुद का ही नुकसान करोगे। यहाँ पे गलत हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन ये चालाकी मत अपनाना कि हाँ ये गूगल देकर बता दा, वहां पे गूगल नहीं काम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जैसलमेर में जन जागृति लाने वाले जो अपने मेन क्रांतिकारी कौन थे? ये फिर वापस सरल सवाल है। तो यहाँ है अपने सागरमल गोपा। आजादी के, बताओ देखें आगे वाला, ये खाली जगह भरो तो पता चल जाएगा। जैसलमेर का दोनों क्या है? बताओ, खाली जगह भरो फटाफट। ये दोनों इनकी पुस्तकें हैं, ये इंपॉर्टेंट पूछते हैं। ये दोनों इनकी पुस्तकें हैं, आजादी के दीवाने, शाबाश, और जैसलमेर का गुंडा राज। जैसलमेर का गुंडा राज आया, ऐसे मजा आता है पढ़ने का। हाँ गुरु जी, आजादी के दीवाने, जैसलमेर का। जब अपन चौथी पांचवी पढ़ते थे तो खाली जगह भरने वाले सवालों में सबसे ज्यादा मजा आता था।
क्यों? क्योंकि उत्तर लगभग लगभग पता चल जाता था, पंक्ति पढ़ते थे। तो ये है रघुनाथ सिंह का मुकदमा भी एक इनकी पुस्तक थी, वो भी ध्यान रखना। और यहाँ पे ध्यान रखना गुमान सिंह और जवाहर सिंह, शासक और जेलर जो पूछे जाते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। और क्या कह रहा था, भूल गया। यहां दिमाग को देखो, किस किस के साथ होता है कि जिस काम से मोबाइल हाथ में लिया है वो काम हुआ ही नहीं, और मोबाइल अपन वापस साइड में रख देते हैं। फिर जब साइड में रखते ही याद आता है वापस, क्योंकि बैक टू वर्क जिस काम के लिए जाते हैं, फिर याद आता है अरे यार जिस काम के लिए मोबाइल लिया था वो काम तो हुआ ही नहीं, फिर वापस मोबाइल लेकर वो काम करना पड़ता है। तो मोबाइल आज की तारीख में आप लोगों के लिए एक सुविधा भी है और एक दुविधा भी है, और मेरे साथ बहुत ज्यादा होता है, और इसीलिए मुझे पता है कि आप लोगों के साथ भी होता होगा। और जिनके साथ होता है उनका जो भी टारगेट है, लक्ष्य, उसमें डिले होता है, समय सही से मैनेज नहीं हो पाता। इसलिए इस दूरभाष यंत्र का जो है उपयोग बहुत सावधानी से, ध्यान से करने की जरूरत है। ये बहुत सारा समय हमारा खा जाता है, और ये सिर्फ हम तब कर पाएंगे जब हम स्व अनुशासित है। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। ये मोबाइल वाला यंत्र है ना, ये बहुत तकलीफें भी दे रहा है सुविधा के साथ साथ, तो थोड़ा इस पे वर्क करना पड़ेगा। मुझे याद आया मैं क्या कहने वाला था आप लोगों को, कि ये जो आजादी के दीवाने और इनसे संबंधित सागरमल गोपा से रिलेटेड आप लोगों को जीजीडी फैक्ट दे रखा है पूरा का पूरा, ठीक है। और ज्यादातर के साथ में ये समस्या होती है, जिस काम के लिए मोबाइल हाथ में लेते हैं वो काम हुआ ही नहीं, दूसरा काम कर करा के मौज करो, राज करो। अगले प्रश्न पे वार करो। देखो, भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन किस सरकार को सौंपा? मैंने आप लोगों को एक प्रश्न पहले खाली जगह बता दी, यहाँ पे अब खाली जगह पूछी गई है। बताइए किसको सौंपा था? बंबई को सौंपा था। किसे सौंपा था? बंबई को सौंपा था। वेरी गुड बच्चे, बड़े अच्छे और एक्टिव रहने वाले बच्चे। देखो इस तरीके से कमेंट करोगे तो मजा भी आएगा, फटाफट से उत्तर। और सेशन आप लोगों के लिए फिर जैसे अब 2 दिन में एक बार ऑब्जेक्टिव आ रहा है, फिर कंटिन्यू कर दिया जाएगा आप लोगों के। पढ़ने वाले चाहिए, यदि आप पढ़ना चाहोगे तो ये अपन अभ्यास में, मतलब ऑब्जेक्टिव के सेशन में 2-5 हजार सवाल देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, किस समिति की सिफारिशों के आधार पर शेष बचा हुआ भूभाग किसका? राजस्थान का जो शेष बचा हुआ भूभाग था उसमें से देखो अजमेर, आबू आदि राजस्थान में मिलाया गया। बहुत शानदार प्रश्न है। ये एकीकरण के 7वें चरण में मिलाया था, यानी कि ये कौन से चरण से रिलेटेड है? ये 7वें चरण से रिलेटेड है बेटा, ठीक है। एकीकरण कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन के अंदर पूरा हुआ है, ठीक है। और एकीकरण तो आप लोगों को मैंने मुख जबानी करवा दिया है। यदि अभी भी किसी को याद नहीं है और नहीं देखी क्लास, तो एकीकरण की, प्रजामंडल की देख लेना क्लासें। जो कठिन टॉपिक आप मानते हो सरल हो जाएगा। इसका उत्तर है शंकर रामदेव समिति। कौन कह रही है? सी थोड़ी है, कौन कहती है उत्तर? इसका उत्तर है, ये सत्यनारायण समिति के भी उत्तर दे रहे हो, कई जने भी दे रहे हो। कौन है रे भैया? ये है फजल अली समिति। राज्य पुनर्गठन आयोग नाम सुना है? राज्य पुनर्गठन आयोग। अब देखो, जब ये व्यवस्थित डिटेल बता दी जाती है तब उसके बाद भी कुछ एक दो बच्चे कमेंट, गुरुजी मुझे उस पर डाउट लग रहा है, तुझे डाउट लग रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? तुझे डाउट लग रहा है या नहीं, ढंग से पढ़ना नहीं, व्यवस्थित पढ़े होते तो डाउट जैसी समस्या रहती नहीं। तो ये फजल आयोग समिति कह दो चाहे, ठीक है, फजल अली समिति कह दो चाहे, या राज्य पुनर्गठन आयोग कह दो। यही है 7वें चरण में इनकी सिफारिश पर ये। और एकीकरण पढ़ लेना, पूरी डिटेल बताई है कि क्या क्या हुआ, पूरी स्टोरी बताई थी कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, इस समिति की जरूरत क्यों पड़ी, ये सारी चीजें। और मतलब सिरोही और आबू देलवाड़ा पे तो मैंने पूरी आप लोगों को स्टोरी बता रखी है, ठीक है। हाँ, तो यहां ध्यान रखना है, फजल अली समिति उत्तर है। राज्य पुनर्गठन आयोग, लीजिए आ गया अगला सवाल। राज्य पुनर्गठन आयोग ने सिफारिश की किस चीज की? आबू को राजस्थान में विलय करने की, देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाने की, अजमेर मेरवाड़ा के राजस्थान में विलय की। तो ये उत्तर है इसका उपयुक्त सभी, क्योंकि अंतिम चरण के अंदर ही ये जो बचा हुआ सिरोही का बचा हुआ भाग था वो, और अजमेर मेरवाड़ा वगैरह ये सारे मिलाए गए थे 7वें चरण में। ये फजल अली समिति कह दो चाहे राज्य पुनर्गठन आयोग, एक ही बात है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, भूप सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से है? ये सवाल और भी तरीके से बन सकता था। वो ये बन सकता था कि विजय सिंह पथिक का घर पे नाम क्या था? घर पे नहीं कह सकते, अन्य नाम कह सकते हो अपने जो होते हैं ना घरों में, बिट्टू, पिंटू, डुग्गू, बुग्गू, जो भी जो है नाम है ये होते हैं कईयों के घर पे, सभी के निक नेम होते ही हैं। तो यहाँ पे इनका देखो निक नेम भी खतरनाक था।
मतलब नाम तो इनका भूप सिंह ही था, बाद में बदल के इन्होंने विजय सिंह पथिक रखा था। तो फिर बताइए कि इनका संबंध किससे है? बिजोलिया किसान आंदोलन से है। ठीक है, इनकी एक पुस्तक है, वो ध्यान रखना। कौन सी है? व्हाट्स आर इंडियन, सही है, इंडियन स्टेट्स। ठीक है, ये है इनकी पुस्तक। कठावली बुलंदशहर के अंदर इनका जन्म हुआ था। व्हाट्स आर इंडियन स्टेट्स नाम से इनकी पुस्तक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान 1922 के समझौते के प्रति बिजोलिया जागीरदार का रवैया क्या था? गुरुजी एडा भी सवाल आ सके क्या? बिल्कुल टावर आ सके, और मैं हूं तो चिंता करनी नहीं है, रख विश्वास, तू है जीजीडी के पास। और ऐसे सवाल आएंगे तो वो भी मैं आप लोगों की नजरों में लाऊंगा, चिंता नहीं करनी है। तो पूर्ण रूप से स्वीकार किया, लागू करने को मना किया, महाराणा के विवेक पर छोड़ दिया, या ब्रिटिश सरकार को प्रेषित किया? तो देखो यहां क्या पूछा है, जागीरदारों का रवैया कैसा था? आंदोलन किसका था? किसानों का था। तो जागीरदार तो यही चाहते थे कि समझौता हो जाए। जागीरदार क्या चाहते थे? कि समझौता हो जाए। तो ये जो है लागू करने से मना, कौन कह रहा है? बी वाला उत्तर ज्यादातर कैसे दे रहे हो आप? विवेक कहां गया आप लोगों का? कहीं बाहर चला गया क्या घूमने? पूर्ण रूप से स्वीकार किया था उन्होंने तो 1922 में। क्या? हाँ, जागीरदारों की तरफ से पूछा है, किसानों की तरफ से नहीं पूछा है। किसानों की तरफ से पूछते तो आप कह सकते थे कि क्या बता के कुछ शर्तें जो है वो मानी नहीं गई। जागीरदार कह रहे थे कि ज्यों त्यों समाप्त कर दो रहे थे आंदोलन, मैं दाबगा। तो जागीरदार क्या कहता कि पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया, इसी को कहते हैं मंथन। अब देखो सारे के सारे ए पर आ गए, क्यों? बी वाले कहां गए? जागीरदार के मतलब नहीं मान सके गए, क्या नहीं मानेंगे? अरे उन्होंने तो कहा था कि कर लो, अपने तो रेडी है मामला, बस ज्यों त्यों समाप्त करो थे। तो लागू करने से मना नहीं किया था, वो तो चाहते थे कि समझौता हो जाए अपने पूरी तरीके से। पूर्ण रूप से स्वीकार किया। सन 1903 में किसने अपने जागीर क्षेत्र में चवरी कर लगाया, जिसे प्रत्येक को अपनी पुत्री के विवाह के समय देना अपेक्षित था? अब मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी, ऐसे कैपेसिटी के पूरी कैपेसिटी से टैक्स लगाया गया। अब के का मतलब क्या है? पूरी कैपेसिटी से टैक्स लगाया। के का मतलब कृष्ण सिंह, और पी का मतलब पृथ्वी सिंह। ठीक है, सी का मतलब है चवरीकर, और टी का मतलब है तलवार बंधाई। तलवार बंधाई कह दो, चाहे उत्तराधिकारी कर कह दो, एक ही बात है। तो ये लगाया है, ऐसे ध्यान रखना है, ऐसे सेक्शन बना देता है। कृष्ण सिंह ने लगाया है चवरी कर, और पृथ्वी सिंह ने लगाया है तलवार बंधाई कर। इस तरीके से लिखना है, इस तरीके से याद करना है आप लोगों के, बिल्कुल आसान। यहां पे क्या पूछा है कि अपने चवरी कर किसने लगाया? आ गया उत्तर, कृष्ण सिंह ने, बिना कंफ्यूजन के सीधा याद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। राज्य के किस किसान आंदोलन के संदर्भ में यह कहा जाता है कि इसका आगाज उत्साहपूर्ण था लेकिन अंत दर्दनाक? और ये इंपॉर्टेंट करना, क्योंकि ये क्या है, PYQs की श्रेणी में आता है, बना हुआ प्रश्न है। ठीक है, बना हुआ प्रश्न है। बताओ, बरड़ किसान आंदोलन, नीमूचाना, बिजोलिया या बेंगू? बिल्कुल आसान सवाल है और आसान ही उत्तर देना है इसका। हाँ देखो, मने वो बताओ, जे नीमूचाना वाला ऑप्शन देने वाला टबर है, मन वो बताओ थे कि इम कट लिखियोड़ो थे पढ़ियो कि नीमूचाना किसान आंदोलन बहुत उत्साह के साथ में शुरू किया गया था। बहुत मतलब बहुत उनके अंदर उत्साह था, उमंग थी, इसके साथ में शुरू किया गया। मन बताओ थे क्या ओ कट थे लिखियोड़ो पढ़ियो, कट पढ़ियो के लागे था नीमूचाना मतलब अंत दर्दनाक। तुम्हारे दिमाग में आया कि नीमूचाना में हत्याकांड हुआ था, अंत दर्दनाक? अपने उत्तर यही है। अरे टाबरो, इन वास्ते तो ऐसा लाना पड़े। इनको उत्तर है बिजोलिया किसान आंदोलन। क्या गुरुजी इनका अंत दर्दनाक क्या हुआ? क्या इसका अंत जो है वो दर्दनाक कैसे हुआ? तो दर्दनाक इसका अंत जो है सुखद भी नहीं था। क्या? हाँ, व्यवस्थित जरूर बढ़ते हो, सबसे लंबा सबसे व्यवस्थित ये, और बिल्कुल राजी खुशी थोड़ी आ। जो समझौते जो किए गए हैं वो पूरी तरीके से किसानों के हित में नहीं थे। ये अंत इसका दर्दनाक, और ये क्वार्टेशन जो है इतिहास के अंदर लिखा मिलता है पूरी तरीके से। इसका आगाज बड़े उत्साहपूर्ण हुआ था, सबसे लंबा चला है 44 साल तक। ठीक है, और इसका जो है अंत दर्दनाक हुआ है। किसानों को इसमें कोई ज्यादा लाभ नहीं मिला है। सिर्फ ये मत देखो कि अंत दर्दनाक है तो नीमूचाना,
यहाँ 1500 लोग मारे गए, नींबू चाणा ही है। वो नहीं है, गलत करके आ जाओगे, पीवाईक्यू से बना हुआ सवाल है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। रूपा जी और कृपा जी धाकड़ का संबंध किससे है, बताओ किससे है, बेंगू किसान आंदोलन से, रूपा जी और कृपा जी धाकड़। महात्मा गांधी ने किस किसान आंदोलन को डायरिज्म डबल, मतलब डबल डायरिज्म कह सकते हो आप, या दूसरी डायरशाही नीति कह सकते हो, ये बिल्कुल आप लोगों के, अब आप लोगों के दिल की इच्छा पूरी होगी कि अपने उत्तर एक नींबू चाणा होना चाहिए। हाँ हो गया, ले नींबू चाणा, ठीक है। डबल डायरिज्म के नाम से इसे जाना गया, और डायरशाही कह सकते हो, दूसरी डायरशाही नीति आप कह सकते हो। और हाँ, इसका उत्तर है नींबू चाणा। नींबू चना मत कर देना, ठीक है। यानी कि मैं सर गुरुजी मैं ट्रेन में जाऊं जो मैं नींबू चना चना मसाला वाला शौकीन, हाँ नींबू चाणा है जो कोटपुतली बहरोड के अंदर है। अब कहां पड़ता है, कोटपुतली बहरोड के अंदर, ठीक है। अब की बार नींबू चाणा सही है, सुमेलित कीजिए, ठीक है। एक तरफ स्थान दे रखे हैं, एक तरफ इनके किसान आंदोलन के क्षेत्र हैं, एक तरफ इनके जिले दे रखे हैं। बताओ देखे, बिजोलिया कहां ले जाओगे, बिजोलिया को ले जाओगे आप सीधा भीलवाड़ा के अंदर। बेगू कहां ले जाओगे, बेगू ले जाओगे चित्तौड़गढ़ के अंदर। बरड कहां ले जाओगे, बूंदी का पथरीला क्षेत्र है बरड। नींबू चाणा कहां ले जाओगे, वैसे अलवर रियासत थी उस समय, अब कोटपुतली बहरोड जिला है। अब मिलान करो, उत्तर कौन सा आ रहा है बताओ देखें, आप लोग मिलाकर बताओ, इसमें से 1 2 3 4 उत्तर कौन सा आ रहा है। ए का हो रहा है कौन सा 4, ए का 4, 2 या 3 में से कौन सा उत्तर है बताओ, बी उत्तर हो रहा है। हाँ देखते हैं, बी का तीसरा, बी का तीसरा यही है। चलो उत्तर अपने 2 नंबर, 2 नंबर ही है ना। हाँ मिलान आप कर लेना, मैंने बता दिया है। नेक्स्ट देखो, निम्न में से गलत कथन बताना है। खांडलाई आश्रम श्री शोभालाल गुप्ता, बागड़ सेवा मंदिर श्री भोगीलाल पांड्या, हरिजन आश्रम बाबा लक्ष्मण दास, और राजपुताना हरिजन सेवा राम नारायण चौधरी। इमो एक जी को है वो सामने ऑप्शन मिले कौन असंगत है, वो उत्तर छाटर बतानो है, बताओ जल्दी क्या क्यों है। और बिल्कुल हाँ होरो सवाल है, बनियोड़ो है, ठीक है। इनमें जो असंगत छाटनो है वो बनियोड़ो है, तो वो बताओ देखा थे कितो जानो थे और केड़ा पढ़ रही हो। हाँ शाबाश, बी वालों को 21 तोपों की सलामी दी जाए, और कोटा के राम सिंह जी को जहां बंदी बनाया गया था उसी महल में इनको भी डाला जाए। इनको नजरबंद रहकर पढ़ने की आवश्यकता है। अभी तक क्या बागड़ सेवा मंदिर में ये भोगीलाल पंड्या को गलत बता रहे हैं, करो नजरबंद, इनको पढ़े नहीं है ये अभी तक। हाँ बताओ, को नहीं आओ गुरु जी के टाबरो केडी बाता करो और थे। ए वाले सही है, ए वाले सही है, तुक्के मत मारो। डी 3 नंबर यही मर्जी पड़ा है जो, ठीक है, तुक्के नहीं मारने हैं। हाँ माणिक्यलाल वर्मा का संबंध था इससे, खांडलाई आश्रम, ठीक है। ये शोभालाल गुप्ता ने नहीं किया था, ये उत्तर है आप लोगों का नंबर 1। क्या करते हो रे तुम, ठीक है। ले नेक्स्ट देखो, पलसाना, कटराथल, गोधरा, कुदन, ये गांव किस किसान आंदोलन से संबंधित है। देखो हमने तो आप लोगों को पढ़ा दिया, हमने पुस्तकें भी दे दी, हमने टेस्ट सीरीज दे दी, लेकिन पढ़ना तो आप लोगों को है ना। अभी भी आप लोगों के इनमें से सवाल गलत हो रहे हैं, यानी कि आप अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हो कि अभी आप किस जगह 25 लाख फॉर्म में ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा जिनके उत्तर गलत हो रहे हैं। उठो जागो और दिन रात पढ़ो, तभी ये नौकरी अपने भाग्य में आएगी। नहीं तो बहुत जने हैं अभी रेस में, कब जगोगे बताओ। झुंझुनू, सीकर, बीकानेर या पाली, इन जो है इनका संबंध कहां से रहा है, शेखावाटी के हैं, लेकिन सीकर ध्यान में रखना है, कहां से, सीकर से रिलेटेड रहे हैं। नेक्स्ट देखो, चूनावत मांगे सेनानी सिर काट दे दियो छतरानी, निम्न में से किस महिला के संदर्भ में कहा है। ये सरल सवाल है, कम कम इनको उत्तर तो थे दे सको, बिल्कुल सरल है। इस सेशन का सबसे सरल सवाल यही है, ठीक है। हाँ हडी रानी सहल कंवर, किसने शीश काट के दिया था, हडी रानी सहल कंवर ने दिया था, और इससे सरल सवाल नहीं आ सकता इस सेशन के अंदर। नेक्स्ट देखो, निम्न में से वह महिला जिसने आभूषणों को त्याग कर खादी वस्त्र धारण किया था। बिजोलिया और बेंगू किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किया। हम थे कह सको गुरुजी एक सवाल लार सरल लार तुरंत, मतलब थे तगड़ो सवाल ले आओ, ये कॉम्बिनेशन करना पड़े, ठीक है। बताओ इसका उत्तर क्या है। निम्न में से वह महिला जिसने आभूषणों को त्याग कर खादी वस्त्र धारण किया। मेन लाइन ये है, खादी को बढ़ावा दिया है, ठीक है।
और जो है बिजोली और बैंगू किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किया। कौन है बताओ? अंजना देवी, जानकी, नारायणी देवी या किशोरी देवी? तो किशोरी देवी तो निकाल देना, सीधा का सीधा शेखावाटी से संबंधित आएगा। यहाँ पे शाबाश, अंजना देवी चौधरी, राम नारायण चौधरी की मिसेज अंजना देवी चौधरी, यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर है, ध्यान रखना। अभी भी जो 2 नंबर बता रहे हैं ना, जानकी देवी बजाज के जो फैन है दब जाओ, अंजना देवी है पढ़ लो ढंग से, ठीक है। नेक्स्ट देखो, राजपूताना के इतिहास में किस महिला को रानी भटियाणी के नाम से जाना जाता है? अब रानी भटियाणी सा यानी ए थोड़ा का मतलब काम सही कौन करिया, भड़काऊ काम किया है इन्होंने, इन्हीं के मतलब इंटरफेयर से, इन्हीं के कर्मावती कौन कह रहा है? रानी भटियाणी पूछियो है, कर्मावती आडी रानी थी। थे मन लागे मने ही भुला दो और याद दो जी के मतलब वो बता यार। ऐसा है बेटा कि इनके इंटरफेयर के कारण ही महाराणा प्रताप को मिलने वाली गद्दी जो है वो जगवाल को राजकुमार बनाया गया था, और ये धीरबाई जी थी, उदय सिंह जी की प्रिय रानी थी, इनका प्रभाव बहुत ज्यादा था, तो इनका नाम क्या है? धीरबाई जी है। और मैं पढ़े जोड़ा सवाल है सारा का सारा, बिंगे बाद भी थे कोटा करो तो आपको भी नजरबंद किया जाएगा। विजय सिंह पथिक से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। रास बिहारी बोस के क्रांतिकारी दल से संबंधित थे, इन्होंने सेवा समिति की स्थापना की, इन्होंने सेवा समिति की, अरे ऑप्शन रिपीट होगा, चलिए कोई बात नहीं। साधु सीताराम दास के साथ मिलकर एक अखाड़ा स्थापित किया, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन से उत्तर सही है बताओ? ऑप्शन रिपीट हुआ है, उसका कोई प्रभाव इस पे नहीं पड़ेगा। इसका आप कह सकते हो ए बी सी डी चारों ही सही है, चारों ही सही है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मेरी मां रोती है तो रोने दो, मैं अपनी मां को हंसाने के लिए सैकड़ों माताओं को रुलाना नहीं चाहता, यह कथन निम्न में से किसका है? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशन है, पूछा जाता है। कौन था अंग्रेज अधिकारी? क्लीवलैंड, ठीक है। और कौन सी जेल में इन्होंने ये कोटेशन दिया था? कोटेशन कौन सी जेल में था? बरेली, बरेली जेल में इन्हें यातनाएं दी जा रही थी। किन्हें बताओ? बरेली जेल में जब यातनाएं दी जा रही थी तब इन्होंने ये संदेश भेजा था इनको, मतलब तोड़ने के लिए कि तेरी मां रोती है बता दे भाई, तो चला जा हम छोड़ देंगे, तो कि मेरी मां रोती है तो रोने दो, मैं मेरी मां को आंसू पहुंचने के लिए हजारों माओं को नहीं रुला सकता। प्रताप सिंह बारठ के जैसी वो शख्सियत थी। कौन थे? प्रताप सिंह बारठ। बारठ परिवार का पूरा योगदान बहुत रहा है अपने राजस्थान के इतिहास को स्वर्णिम बनाने के अंदर, जिसको भुला ही नहीं भुला जा सकता। जितना कहे इनके बारे में उतना कम है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 19 जून 1942 को राजस्थान का कौन सा स्वतंत्रता सेनानी जेल में भूख हड़ताल व यातनाओं के कारण शहीद हुआ? ये और भी पहले भी बताया मैंने, बाल मुकुंद बिस्सा। इनका संबंध किस प्रजामंडल से था? जोधपुर प्रजामंडल, जोधपुर प्रजामंडल से संबंधित थे। और इनका एक उपनाम है, इन्हें कहा जाता है राजस्थान का जतीन दास, ठीक है टाबरो। नेक्स्ट देखो, राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी नामक पुस्तक के लेखक, इनको उत्तर बताओ तो मैं थान जानो क्या हाथ है डंगू पड़ रही आपको। राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? कौन है बताओ, इसका उत्तर बताओ। 4th ग्रेड में परिवहन का टॉपिक नहीं कराया, इसके लिए मैंने कई बार आप लोगों को पोस्ट डाल के बताया। परिवहन और एक और टॉपिक है, दोनों बुक से पढ़ लो आप, मैं नहीं करवाऊंगा इसको, ठीक है। सुन लो वापस क्या, हाँ ये टॉपिक किताब में पढ़ना, अपन ऑब्जेक्टिव क्लासों पे आ गए। इसको परिवहन वाला मैंने वो आपको 4th ग्रेड में क्या मैंने जिस सिलेबस में था किसी में नहीं कराया, परिवहन मैं नहीं पढ़ा था। परिवहन पढ़ाता हूँ तो मेरे घूमने जाने की इच्छा हो जाती है, इसलिए मैं परिवहन पढ़ाता ही नहीं हूँ। मैं चला जाऊंगा, क्लासे कौन लेगा, इसलिए बुक से पढ़ लो, बस बात खत्म, ठीक है। हाँ, ग्रेड 3rd की पुस्तक का जो कह रहे हैं, कल तक इंतजार करो, आपको देते हैं बढ़िया सूचना सारी क्या है क्या नहीं है, कल तक इंतजार कर लो, थोड़ा सा देते हैं आपको बढ़िया सी। आज आप लोगों के लिए वीडियो की टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है, और अब तक की सबसे सस्ती टेस्ट सीरीज है, 30-35 रुपए वाली टेस्ट सीरीज है, उसके अंदर दी गई है, तो जाकर जो है ज्वाइन करनी कर लो। 6 महीने की वैलिडिटी के साथ दी है, ताकि जो है आप लोगों को इस प्राइस में दे सके। आप वीडियो वाले एग्जाम के जितने अभ्यर्थी कर लो ज्वाइन, लगाओ तुक्का, इसमें लगाओ तुक्का, पूरे जोश के साथ तुक्का लगाओ, क्योंकि तुम जो है जोशी जी तो बताओगे नहीं,
उत्तर है इसका सोमनेश जोशी। क्या उत्तर है? सोमनेश जोशी। इतनी टाइम में तो थे सर्च कर लियो हुई है ना गूगल में। मैं एक 15-20 सेकंड बात करी थी। जमनालाल बजाज को उदारतापूर्ण नीति के कारण ब्रिटिश सरकार ने कौन सी उपाधि दी? बताओ देखें। केसर हिंद, राय बहादुर, ठीक है, नायब हुड, या इनमें से कोई नहीं। इनको दी थी राय बहादुर की उपाधि, लेकिन इन्होंने वापस लौटा दी थी, इन्होंने ली नहीं थी, ठीक है, त्याग दी थी। महान कवि और साहसिक क्रांतिकारी केसरी सिंह बारट को 1914 में किस जेल में बंदी बनाकर रखा गया? हजारीबाग जेल, बरेली, या पूना, या बेलूर? बताओ कौन सी जेल में रखा था केसरी सिंह जी बारट को? इन्हें रखा गया था हजारीबाग जेल में। कहां रखा गया था? हजारीबाग जेल के अंदर इन्हें रखा गया था, ठीक है। हाँ, हजारीबाग सही है। नेक्स्ट देखो, 4th ग्रेड के ऑब्जेक्टिव लगभग कंप्लीट है, 2-5 दिन में दे देंगे आप लोगों को, धैर्य रखो। ये सारे प्रश्न नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रश्न, हजारों प्रश्न है, तो सारे ये सारे प्रश्न तो अपने 7300 में आते ही आते हैं, तो सब शामिल है, चिंता मत करो। असुमेलित युग्म बताना। राजस्थान की राधा मीराबाई, वागड़ की मीरा गौरीबाई, भारत की मोनालिसा मुमताज बेगम, राजस्थान की मरु कोकिला गौरी देवी। देखो यहाँ पे राजस्थान की मोनालिसा नहीं पूछा है, ध्यान देना, ठीक है। राजस्थान की मोनालिसा नहीं पूछा है, ठीक है। राजस्थान की मोनालिसा आप लोग करोगे बड़ी खड़ी। अब बताओ, देखिए उत्तर क्या है। अब बताओ, इसमें से असुमेलित उत्तर बताना है। अब बताओ उत्तर क्या है। देखो पहले है ना, आप लोगों में से ज्यादा के उत्तर क्या आ रहे थे? ये आ रहा था, सी आ रहा था कि भारत की मोनालिसा मुमताज बेगम। जैसे ही मैंने कहा कि ये राजस्थान के अंदर चित्रकला है, राजस्थान की पढ़ते, सीधे आ गई किस पे? मरु कोकिला गौरी देवी। यहां पे आ गए सीधे कि ये असुमेलित है। अरे इतने कितने जल्दी पलटते हो रे तुम, क्यों क्या बदल जाते हो मौसम की तरह? भारत की मोनालिसा भी बनी ठनी है, मुमताज बेगम को नकटपटी होके जीवन में कहीं पढ़ा क्या कि भारत की मोनालिसा मुमताज बेगम? कैसे पढ़ते हो रे तुम? मतलब कोई थोड़ा सा गया तुम तो एग्जामिनर, वहां पे एग्जाम देने जाओगे, कोई एग्जामिनर भी उंगली रख दिया गलत ऑप्शन पे, तो तुम तो आते हुए भी उसको गलत को करके आ जाओगे। सीखो, कुछ सीखो। ये ऑप्शन सिर्फ मैं प्रश्न बताने के लिए नहीं आया हूं, आप लोगों को स्किल्स सिखाने के लिए भी ये सेशन आते हैं। ठाकुर गयो तो काम गयो भाई, यूं उत्तर पलट दिया तो बस होगी काम। ले इसका उत्तर यही है। भारत की मोनालिसा भी क्या है? यही है, बनी ठनी है, ठीक है, मुमताज बेगम नहीं है, गलत है। तुम्हारी याद में भी ताजमहल बनवाना पड़ेगा ऐसे तो फिर। बताओ, सुमेलित करना है। राजस्थान का कबीर दादू दयाल, राजस्थान का नरसिंह भक्त कवि दुर्लभ, राजस्थान का अबुल फजल, अब्दुल नहीं अबुल कर देना, अबुल फजल मोड़ोत्नयन सिंह, राजस्थान का जाहरवी गोगादी। इनमें चारों ऑप्शन सामने वाले ये सही है। 1 2 3 4 उत्तर सही है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। 1 2 3 4 सही है। नेक्स्ट देखो, राजस्थान का वह अंतिम शासक जिसके नेतृत्व में भारत में विदेशी आक्रांताओं को बाहर खदेड़ने हेतु सभी राजपूत शासक एवं सरदार सम्मिलित रूप से युद्ध में इकट्ठे हुए, और इस परंपरा को कहा गया क्या? पाती पैरवण। अब तो बता दो उत्तर। पाती पैरवण कहोगे हो, ठीक है। वो कौन था? राणा सांगा। राणा सांगा के जो है छत्र के नीचे सारे के सारे शासक इकट्ठे हुए थे बाबर से लड़ने के लिए। खानवा के युद्ध के समय की बात है, और इसको पाती पैरवण के नाम से जाना जाता है। चित्तौड़ में समिधेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ये समिधेश्वर मंदिर को मोस्ट इंपोर्टेंट करना, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है, ठीक है। परमार राजा मुंज, प्रतिहार राजा सिद्धराज, परमार राजा भोज, या राणा राह? इसमें से उत्तर क्या है? इसमें से उत्तर क्या है बताओ। देखें, समिधेश्वर मंदिर को किसने बनवाया था? राजा भोज ने। कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली? वो यही राजा के बारे में कहा गया था। परमार राजा मुंज नहीं, परमार राजा भोज। 3 नंबर सही है, परमार राजा भोज। और इसका फिर पुनर्निर्माण करवाया था, ये तो है ही आप लोगों के। फिर ये समिधेश्वर जो मंदिर है ना, इसी मंदिर का नाम क्या है पता है? त्रिभुवन नारायण मंदिर भी इसी का नाम है। त्रिभुवन नारायण मंदिर भी इसी का नाम है। और मेवाड़ का एक राणा मोकल हुआ है, राणा मोकल ने पुनर्निर्माण करवाया, ठीक है, पुनर्निर्माण करवाया है, और इसलिए इसे जो है मोकल मंदिर के नाम से भी फिर जाना गया। मोकल मंदिर भी इसे ही कहा जाता है। तो 3 नाम याद रखने, मोकल मंदिर, त्रिभुवन नारायण मंदिर, समिधेश्वर मंदिर।
सभी एक ही मंदिर के नाम है और इस तरीके से पूछा जाता है। नेक्स्ट देखो, गलत युग्म का चयन। अरे बेटा ऑप्शन तो देख, पीछे तो देखो, ऑप्शन तो देखो। देखो गलत युग्म का चयन करना है। गिंगोली का युद्ध, जयपुर नरेश जगत सिंह द्वितीय जोधपुर शासक मान सिंह राठौड़ के बीच। अब ढंग से पढ़े हुए हो तो आएगा, नहीं तो तुंगा का युद्ध, जयपुर नरेश सवाई जय सिंह और जोधपुर नरेश महाराजा विजय सिंह की संयुक्त सेना और मराठा महादजी सिंधिया के मध्य। बिथोड़ा का युद्ध, अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह और कैप्टन हीथकोट के नेतृत्व में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना के बीच। अहुआ का युद्ध, अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह और अंग्रेजों की संयुक्त सेना के बीच। अब बताओ बेटा इसका उत्तर क्या है, मतलब असंगत कौन सा है, असंगत कौन सा है और क्यों है? कौन सा है बताओगे तो क्यों है भी बताना है। हाँ बिल्कुल, आप लोग जो ये डी जो उत्तर दे रहे हैं ना, इनको पकड़ के डालो, नजरबंद करो इनको पकड़ के। डी कैसे उत्तर दे रहे हो? अहुआ का युद्ध क्या ठाकुर कुशाल सिंह और अंग्रेजों जोधपुर की संयुक्त सेना के मध्य नहीं हुआ क्या? कैसे करते हो तुम? यहाँ पे उत्तर है तुंगा का युद्ध। तुंगा में शासक कौन था? याद करो, जयपुर का शासक तुंगा के समय कौन था? प्रताप सिंह था। कौन था? प्रताप सिंह था। आया याद कि अभी भी नहीं आया? याद के नहीं आया? तुंगा के युद्ध में शासक कौन था? प्रताप सिंह था। यहां क्या लिखा है? सवाई जय सिंह। क्या है सवाई जय सिंह क्यों तुंगा को युद्ध लड़ियो? बताओ मन की तुंगा तुंगा क्यों नहीं देखियो? सवाई जय सिंह प्रताप सिंह के समय में तुंगा का युद्ध हुआ है। 1787 की बात है। कब हुआ है? 1787। यही है ऑप्शन। और देखो आप लोग कैसे गलत करके आओगे, ऑप्शन देख के डर मत जाना, ऑप्शन ऐसे ही आएंगे भारी भरकम। और इसी के साथ में अपनी ये शानदार जो है सेशन गजब चालीसा जिसका अपन ने नाम दिया है ये पूरा हुआ। कितने सवाल आप लोगों के इसके अंदर सही हुए हैं बाद में कमेंट करके बता देना, और कैसा सेशन है ये। अब नेक्स्ट आप लोगों के लिए 4th ग्रेड वालों के लिए गजब चालीसा एक आएगा नेक्स्ट सेशन, वो कला संस्कृति से रिलेटेड। भूगोल वाला पढ़ा, ये पढ़ा, फिर वापस उसको रिपीट करेंगे, भूगोल आएगा, फिर ऐसे आएगा। और भी आप लोगों के प्रश्नों की संख्या वगैरह बढ़ाएंगे। इन 40 प्रश्नों में से जिसके आप लोगों के मतलब 30 से 35 के बीच सही हो रहे हैं, वो सेफ जोन में है, उनकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन और अच्छी करनी है। जिनके 30 से अंदर गए हैं, बेटा जाग जाओ, होश में हो, तुम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तुम सरकारी नौकरी लेने के लिए बने हो। अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? नहीं तो दूसरे लोग आप लोगों से आगे भाग जाएंगे, फिर नहीं पकड़ में आएंगे। और जिनके 20 से नीचे है उनके लिए मैं निशब्द हूं, मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कह सकता हूं कि 20 गलत हो रहे हैं इसमें, उनके लिए निशब्द हूं, उनके लिए मेरे पास में कोई शब्द नहीं है। ठीक है, तो चलिए, तो तैयारी को अच्छी करें, बढ़े आगे। और वीडियो की टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए आज ही ज्वाइन कर लेना, दे दी है। और इससे सस्ती टेस्ट सीरीज, इससे बेहतर जो है टेस्ट सीरीज आप लोगों को नहीं मिलेगी। 25, 30, 35 रुपए में आज की तारीख में आप लोगों को कोई नहीं देने वाला। ठीक है, 25 रुपए में तो आजकल एक पफ, बर्गर, पिज्जा वगैरह, पिज्जा बर्गर तो छोड़ो, दूर की बात होगी, पफ और दाबेली और ये नहीं आते, छोटे मोटे नाश्ते वाली चीजें, कचौरियां आ जाती है 20-25 रुपए की। और आप लोगों को उसमें हमने जो है इसमें 5000 तो मैंने यहाँ लिखा है, लेकिन आप लोग देखोगे तो कम से कम जो है 6000 से अधिक प्रश्न मिलने वाले हैं। और इसकी वैधता ध्यान में रखना 31/12/2025 है। बाद में क्या होता है, जो जितना लेट ज्वाइन करेगा उसको उतनी कम समय के लिए मिलेगी वैलिडिटी। लास्ट डेट वैलिडिटी की यही है, इसके बाद में टेस्ट सीरीज हट जाएगी। आपका एग्जाम तो 31 अगस्त को ही है इसका, लेकिन हमने दे दिया। चतुर्थ श्रेणी वाले बच्चे, आप लोग कहते हो ना ये प्रश्न सर कहां से आ रहे हैं, सारे प्रश्न आप लोगों को इन टेस्ट सीरीज में मिलेंगे। इससे अलावा भी बहुत सारे हैं, इसमें तो होंगे लगभग आप चतुर्थ श्रेणी की टेस्ट सीरीज के अंदर आप देखोगे सवाल तो लगभग 8000 प्लस सवाल है इसके अंदर। कौन देता है बताओ आप लोगों को इस प्राइस में ये टेस्ट सीरीज? इसलिए कहते हैं अभ्यास करो। ये पटना मॉडल आप लोगों को इसीलिए नहीं बताया जाता, ये सिलेक्शन का आधार है। सोल्ड आउट हो जाए बाद में मत कहना गुरुजी हम रह गए, मौका है कर लो। ऐसे ही सारे जो है सब्जेक्ट की दे रखी, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सबको ज्वाइन करो, बढ़िया प्रैक्टिस करो सेल्फ अपने लेवल पे। फिर सेशन आते हैं, अपनी तैयारी को जांचो, आगे बढ़ो, यही सिलेक्शन का आधार है। ठीक है, चलिए अपन मिलते हैं साथियों अगले सेशन में, अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।